तो हे गाइस, तो आज हम बात करने जाने वाले वन पीस के टॉप 10 मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, तो आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10वें नंबर पर आता है हमारे पास कोजुकी मोमोनिस्के। तो इसको पहला रीजन यही दूंगा कि हेट करने का। इस बंदे को जो भी काम दिया जाता है वो करने से पहले रोने लग जाता है और इसको हमेशा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमेशा तो कोई इसको देने नहीं वाला। इसको अकेला ही रहना है, इसका बाप भी नहीं है, इसकी माँ भी नहीं है, अभी अकेला ही है, अब इसको अकेला ही रहना पड़ेगा। अब फिर भी ये बंदा रोने लग जाता है। अगर वही काम इसको रॉबिन और नामी को चिपक के बैठने का दे दिया जाए तो फटक से उठ के जाके चिपक के बैठेगा। ये ऐसा ठरकी साला है, इसलिए इसको मैंने 10वें नंबर पर रखा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पर। तो 9वें नंबर पर आता है हमारे पास डॉन किहोटे डो फ्लामिंगो। तो इस कैरेक्टर के दो तरह के फैंस है। पहले की जिनको ये लगता है कि इसके पास्ट की वजह से इसको ऐसा बनना पड़ा, तो दूसरे फैंस बोलते हैं कि इसका भाई भी सेम कंडीशन से गुजरा है, फिर भी वो तो अच्छा है, ये क्यों इतना बुरा हो गया। मुझे लगता है इसने बुराई की है तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा। उसके बावजूद उसने बहुत ही ज्यादा ड्रेस रोसा वालों के साथ नाइंसाफी की है। किंग रिक्यू को रात में ही गद्दी से उठा दिया और सबसे पैसा मंगवा के उनको सब सिटीजन के नजरों से गिरा दिया, उनको उनके ही हाथों से मरवा दिया वो ड्रेस रोसा के लोगों को, जो कि इतना अच्छा किंग था और वहाँ के टॉय फैक्ट्री में सबको टॉयज बना के काम लगाता था। और इसने अपने भाई को भी मार दिया, जो कि इतना अच्छा बंदा था, जो कि ट्रेफलगर लॉ को बचाना सिर्फ चाहता था, फिर भी उसने उसको मार दिया। इतना अच्छा कैरेक्टर होने के बावजूद उसको भी मार दिया। इसका भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा था, उसके बावजूद उसने उसको मार दिया, इसलिए इसको मैंने 9वें नंबर पर रखा है। इसने बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए है। स्माइली फ्रूट जनरेट करता था, जिससे कि वानों में कितने लोग सफर किए आपको मालूम ही होगा। तो इसको हिट करने के लिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, पर इस वीडियो में ज्यादा पॉइंट्स में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, तो सॉरी। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर की तरफ। तो 8वें नंबर पर आता है हमारे पास अरलोंग एंड होडी जोन्स। तो ये दोनों का माइंड सेट एक ही था, पर इनके रास्ते दोनों के अलग थे, क्योंकि अरलोंग अपने लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि ह्यूमंस ने उसको बहुत ही ज्यादा परेशान और उसके लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था, इसलिए वो वैसा बन गया था। और उसने जो नामी के साथ किया, उसके बचपन में उसकी माँ को मार डाला और उसको मैप बनाने के लिए वहां पर काम पे लगा दिया, वर्ल्ड मैप बनाने के लिए, जिससे कि वो दुनिया पर कब्जा कर पाए। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा फुलिश ड्रीम लगा उसका, क्योंकि वो वर्ल्ड में इतने ज्यादा पावरफुल हो गई कि वो कभी कर ही नहीं पाता, फिर भी उसने नामी को उस कमरे में इतने सालों तक कैद रखा, उसको चोरी करने पे मजबूर कर दिया और उसकी वजह से नामी को बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन से गुजरना पड़ा। तो इसलिए इसको मैंने 8वें नंबर पर रखा है। और इससे भी ज्यादा बुरा इसका दोस्त या फिर भाई को, उसका नाम है होडी जोन्स, जो कि इससे भी ज्यादा बड़ा चूतिया था, क्योंकि अरलोंग एक दिन अच्छा तो निकलेगा, पर ये उससे भी बुरा है। ये अपने खुद के ही लोगों को मारने चला गया था, फिशमैन्स को एक मारने लग गया था, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। और वो ये बोल रहा था कि अगर तुमने इस प्रिंसेस की तस्वीर पर पैर रख दिया तो तुम हमारी तरफ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, ऐसा बोल के सबको अपनी तरफ कर रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा था। और इसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, और इसको इतना ज्यादा पावरफुल दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जोरो इसके लिए अकेला काफी है। तो इसको 8वें नंबर पर जरूर से होना चाहिए था। तो 7वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वें नंबर पर है हमारे पास पैंडम कैरेक्टर है। वही बंदा है जो कि एनिस लॉबी में था और ये CP9 को भी कंट्रोल करता था और ये अपने पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए उनकी मदद लेता था। और रॉबिन को इसने बहुत ही ज़्यादा तंग किया है, क्योंकि आपको पता ही होगा रॉबिन कितनी ज़्यादा अच्छी थी, फिर भी ये बंदा उसके पीछे लगा था, उसको लातों से मार रहा था सबके सामने और उसको एग्जीक्यूशन के लिए ले जा रहा था मरीनफोर्ड। फिर हमारे लूफी की एंट्री होती है और उसको बचा लेता है। और ये एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट है, आपको पता ही होगा, इसके बाप दादा मरीन में थे, इसलिए इसको ये पोजीशन दी, वरना इसको कुत्ता भी नहीं पहचानता। इसको मैं बहुत ही ज़्यादा हिट करता हूँ, क्योंकि इसने हमारे प्यारे रॉबिन को लात मारी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैरेक्टर लगती है, और उसको इसने लातों से मार दिया था, इसलिए इसको मैंने 7वें नंबर पर रखा है। मैं इसको 1 नंबर पर रख दूं, पर आगे आने वाले बंदे इससे भी ज्यादा बड़ी चूती है। तो बढ़ते हैं 6th नंबर की तरफ। तो 6th नंबर पर बंदा है जिसका नाम है कांजूरो, जिसने कि सबकी लास्ट में मार के रख दी, क्योंकि सबसे बड़ा धोखेबाज यही निकला आखिर में जाके अकाज़ाया 9 का। आपको पता ही होगा ओडेन के साथ इसने कितनी ज्यादा अच्छी दोस्ती थी, ओडेन और समुराई के साथ, फिर भी इसने आखिर में जाके धोखा दे दिया। खाता इधर था और हकता उधर जाके था ओरोचिमारू के पास। अरे बंदा बहुत ही ज्यादा हिट करने के लायक है, क्योंकि आप ही सोचो, ओडेन ने इसको अपनी थाली में खाने को दिया और आखिर में जाके खुलते हुए तेल से भी इसको बचाया। मुझे लगता है इसको खुलते हुए तेल में वही फेंक देना चाहिए था। इसको क्यों बचाया? काइडो इसकी मार के रख देता उस तेल में, पर ओडिन की वजह से ये बच गया, वरना इसका तो टाइम आने ही वाला था और इसने आखिर में जाके सबको धोखा दे दिया। और ऐसे कैरेक्टर जिस भी स्टोरी में देखो जल्दी मरते नहीं है, इनको जल्दी से मार देना चाहिए, तो इसको उस तेल में फेंक के मार देना चाहिए, क्योंकि आप ही सोचो ना, इतने सालों से साथ में रह के उनको ही धोखा दे रहा था, उनकी ही ताली में खाकर, और आखिर में जाके मर जाता है, तब मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है वो देख के। तो खैर छोड़ो इसको। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। तो 5वें नंबर पर आता है हमारे पास काइडो, जो कि मोस्ट पावरफुल क्रिएचर इन द वर्ल्ड, वन पीस के वर्ल्ड में है, जो कि अभी रहा नहीं है, क्योंकि लूफी ने इसको मार दिया, जो कि जॉय बॉय के रूप में आया था और इसको मार दिया। पर
हिट करने के बहुत ही ज़्यादा रीजंस है। तो पहला रीज़न ये है कि इसने ओडेन और उसकी वाइफ को मार दिया। फिर उसके बाद लैंड ऑफ वानो की भी मार के रख दी। इसको सिर्फ अपनी आर्मी बड़ी करनी थी और ये उसके लिए कुछ भी कर सकता था। इसने बहुत ही ज़्यादा अलग अलग किस्म के अपनी क्रू में बंदे भरे थे और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। इसके लिए ओडेन अकेला इनसे लड़ नहीं पाया, इसलिए आखिर में जाकर इसने उसको भी मार दिया। और ये बंदा जो कि फील्ड स्माइली फ्रूट थे, जो वो जाके गरीबों में बांटता था, जो कि भूख से मर रहे थे, उनको खिला देता था और उनको हंसने की बीमारी लग जाती, जो कि मरते दम तक उनके साथ वैसे ही रहेगी। और आप ही सोचिएगा, ऐसी बीमारी जो कि आपका कोई मर जाए फिर भी आप हंस रहे हो, ऐसी बीमारी आपको कोई दे जाए तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए इसको मैंने 5वें नंबर पर रखा है। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ। तो चौथे नंबर पर आता है हमारे पास ओरिची, और इसकी वजह से ही सब चालू हुआ था, क्योंकि लैंड ऑफ वानो का बुरा समय शोगुन बनने के बाद ही चालू हुआ था। और ये बंदा खुद की ही देखता था और इसने उस बुढ़िया की मदद से ओडेन के बाप को चूतिया बनाकर खुद शोगुन बन गया और आगे जाके काइडो के साथ अलायंस बना के सबको, वानो के सब लोगों को वहाँ पर काम पे लगा दिया। फैक्ट्री में वानो की ज़मीन नदियाँ सब गंदी कर दी वहाँ की फैक्ट्री की वजह से। और इसमें सबसे बड़ा तो ओरोची का ही आता है, क्योंकि वो चाहता तो रोक सकता था और वो शोगुन नहीं बनता तो ये सारे कांड नहीं होते, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा वहाँ के लोगों के साथ बुरा किया, जो कि उसकी पर्सनल दुश्मनी थी कोज़ुकी क्लैन के साथ, वही निकाल रहा था। उसकी वजह से उसने काइडो को कह के ओडेन को भी मरवा दिया, जो कि ओडेन जीना चाहता था, पर इस चूतिया की वजह से वो भी मर गया। इसलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा चूतिया कैरेक्टर लगता है, इसलिए मैंने इसको चौथे नंबर पर रखा है। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तो तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास फॉर्मल मरीन एडमिरल अकाइनो, जो कि अभी फ्लीट एडमिरल की पोजीशन पर है। और ये पोजीशन हासिल करने के लिए इसने ओकेजी के साथ 10 दिनों तक बिना खाए पिए दिन रात लड़ाई की और वो लड़ाई वो जीत भी गया, जो कि उसके बाद ओकेजी ने मरीन्स को छोड़ के ब्लैक बेर्ड के साथ मिल गया और उसकी वजह से ओकेजी ने अपना एक पैर भी गवा दिया। जो कि ओकेजी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे विचारों वाला बंदा था। उसको भी इसने मरीन से निकलवा दिया, क्योंकि वो अकेला ही एडमिरल था जो कि अच्छा था। बाकी सारे किदारू और ग्रिमबुल तो बहुत ही ज़्यादा छूते हैं। अभी सिर्फ फुजितोरो ही बच्चा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है मरीन में, करंटली एडमिरल के पोजीशन पर वही अच्छा कैरेक्टर है। और बाकी सारे कैरेक्टर तो आपको पता ही होंगे, सिर्फ जो कि अपनी ही देखते हैं, उसके लिए कितने भी लोग मर जाए, इनको सिर्फ एब्सोल्यूट जस्टिस ही चाहिए। तो अकाइनो ने एब्सोल्यूट जस्टिस के कारण अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए इसका बीच वार में एग्जीक्यूशन कर दिया, जो कि इसको नहीं करना था, पर इसकी पर्सनल दुश्मनी थी और इसको लगता है सभी पायरेट चूते हैं और सब पायरेट को जिंदा रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, इसलिए इस बंदे ने वैसा किया और इसका डोनट बना दिया बीच वार में। और ये बंदा अपने लोगों का भी सगा नहीं है, क्योंकि इसने मरीन ऑफिसर्स को भी मारा है जो कि वार छोड़ के चले जा रहे थे, उनको जाके पिघला दिया बीच में ही, जो कि भाग कर जा रहे थे। वो बोल रहे थे मेरे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो, फिर भी ये बंदा सुना नहीं, उनको मार दिया। इसलिए इसको मैंने तीसरे नंबर पर रखा है। और ये बंदा बहुत ही ज्यादा वन पीस फैंडम इस बंदे को हिट करता है, उसमें से मैं भी एक हूँ, इसलिए इसको मैंने तीसरे नंबर पर रखा है। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। तो दूसरे नंबर पर मैं ब्लैक बेर्ड का नाम रखना चाहूंगा, क्योंकि तो इस बंदे की वजह से ही मरीन फोर्ड वार चालू हुआ, क्योंकि इसने ही इसको मरीन्स के हवाले कर दिया और आगे जाके व्हाइट बेर्ड को भी इसने मार दिया और इसकी वजह से ही एस भी मर गया। और व्हाइट बेर्ड का डाउनफॉल इसके आने की वजह से ही चालू हो गया था, जो कि ये क्रू में आ गया और व्हाइट बेर्ड का डाउनफॉल चालू हो गया था। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी पनौती है। और इसका करंटली जो क्रू है ब्लैक बेर्ड का, वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रू है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेविल फ्रूट वाले बंदे इसके क्रू में है। और ये चाहे कुछ भी करे, इसको रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोगों की जरूरत होगी। अगर इसके सामने अभी करंटली जॉय बॉय वाला भी लूपी चला जाए तो मुझे लगता है ये ब्लैक बेर्ड भी ही जीतेगा, क्योंकि इसके पास अभी क्रू भी बहुत ज्यादा डेंजर है, क्योंकि इसके क्रू में अभी ओकेजी और इसके क्रू में अभी करंटली ओकेजी भी है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आपको पता ही होगा, जो कि मरीन एडमिरल था और इस बंदे के क्रू में है। और इसको हिट करने के लिए ज्यादा रीजंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रू पायरेट है, जो कि असल जिंदगी में कैसे पायरेट होते हैं इसको हूबहू दर्शाता है। आपको पता ही होगा, हमारे यहाँ पर पायरेट होते थे, वो एक दूसरे को लूटकर मारकर ही किसी की परवाह नहीं करते थे, और ये पायरेट वैसा ही है, जो कि ओडा ने बहुत ही अच्छे से इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट किया है। इसने अपने कमांडर को मार दिया अपनी खुद की विश पूरी करने के लिए, जो कि ये बहुत ही ज्यादा दिनों से वो डेविल फ्रूट ढूंढ रहा था, यामी यामी नोमी, और ये उसको मिल जाता है। उसके लिए इसने व्हाइट बेर्ड के क्रू मेंबर को भी मार दिया और वहां से भाग गया था। तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, इसलिए इसको मैंने दूसरे नंबर पर रखा है। तो पहले नंबर पर इससे भी ज्यादा बड़ी चूतियां आते हैं, जिनका के नाम है सेलेस्टियल ड्रैगन्स, जो कि इनकी गांड धोने के लिए भी इन्होंने स्लेव्स रखे हुए हैं, जो कि ये दर्शाता है कि इनको कितनी ज्यादा बड़ी पोजीशन पर रखा है। और ये बंदे बहुत ही ज्यादा हरामी बंदे हैं, किसी की परवाह नहीं करते, खुद की ही परवाह करते हैं। जिसको देखो उसको मारने लग जाते हैं, जिंदा मार देते हैं, वहां पर गोली से उड़ा देते हैं। और अगर इनको किसी ने हाथ भी लगा दिया तो मरीन एडमिरल सीधा उनकी गांड मारने के लिए आ जाता है। इनको इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है, और मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा स्टोरी में इम्पैक्ट डालेंगे आगे जाके, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन देने के लिए
खुद मरीन एडमिरल आता है तो बहुत ही ज्यादा पावर होगी, इसलिए इनको इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, वरना इनको इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन क्यों दी जाती है मालूम नहीं। और मारिजोआ में जो सेलेस्टियल ड्रैगन रहते हैं उनका तो क्या ही कहना, उनके तो नखरे अलग ही लेवल के हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी ही सब तरफ चलेगी। अब ज्यादा दिन दूर नहीं, अब ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बच चुके हैं और लुफी इनकी कभी भी आके मार के जा सकता है। तो रैंकिंग आगे पीछे हो गई है तो सॉरी, कमेंट्स में अपनी रैंकिंग बता दीजिएगा और ये भी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आ रा, सा यो नाら